गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक नए लेक्चर पर ले चलता हूं, भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हमने पढ़ा था यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद ने परिस्थितियों को बदला, कैसे वहां की सत्ता में परिवर्तन हुआ, कैसे वहां के लोगों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ और कैसे वहां की आर्थिक और राजनीतिक प्रगति बहुत जल्दी से आगे बढ़ने लगी। तो वही चीजें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में डाली थी कि यूरोप में भी वही हुआ था, एशिया में भी वही हो रहा था। कई सारे देशों में एक्चुअली क्या था कि उस समय सभी देशों में, लगभग सभी देशों में जो छोटे छोटे देश थे, कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें थी वो हावी थी। हमारे यहाँ ब्रिटेन की महारानी का उस समय राज चलता था, इंग्लिश सेना हमारे ऊपर हावी थी, हमारे यहाँ ब्रिटिश सैनिक जो है वो मौजूद थे। तो कहीं हर देश में ऐसा ही सिस्टम था कि कहीं ना कहीं सब जगह कोई ना कोई ताकत जो थी वो हावी थी और उस ताकत के नीचे जो है उस देश को दबना पड़ रहा था। इसीलिए हमारा देश भी उतनी प्रगति नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही यूरोप में ये सब चीजें हुई तो यहाँ पर हमारे देश में भी उथल पुथल होना स्टार्ट हो गई। अभी तक हमने पुराने सिलेबस में पढ़ा था कि 1920 से पहले भारत में कैसे परिवर्तन हुआ, क्रांतियां, भारत की क्रांतियां। लेकिन अब हम यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज कर दिया है, तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रवाद का उदय। देखिए क्या हुआ था कि हमने देखा कि पहले किस तरीके से लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू इस टॉपिक का दे रहा हूं। किस तरीके से लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। शुरुआत में जो लड़ाइयां हुई थी वो क्रांतिकारी लड़ाइयां हुई थी। कुछ देशों में सांस्कृतिक लड़ाइयां हुई, कुछ देशों ने भाषा के दम पे केवल जो है वो लड़ाई जीती थी अपनी, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको। और कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने जो है वो केवल शांत रह के और अहिंसा का साथ देके और बिना किसी का विरोध किए शांतिपूर्वक विरोध से ये लड़ाइयां जीती थी। तो उन्हीं देशों में हमारा भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर अहिंसावादी लड़ाइयों की शुरुआत हुई और वास्तव में हमारे देश में महात्मा गांधी जी को अहिंसावादी प्रेरणा का जनक माना जाता है। तो शुरू करते हैं हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय। क्या हुआ था कि 1914 के विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भी जो है भाग लिया था। क्या हुआ था कि 1914 के युद्ध में ब्रिटेन ने भाग लिया था और उस समय ब्रिटिश सत्ता भारत के ऊपर काबिज थी। तो जाहिर सी बात है कि वो जिन जिन देशों पे काबिज थी उन सभी देशों को कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रही थी, कुछ ना कुछ उसके ऊपर असर डाल रही थी। यहां भी वही हाल था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, सब चीज चौपट हो चुकी थी। क्योंकि ब्रिटेन जो था वो केवल विश्व युद्ध में ध्यान दे रहा था। यहाँ जबरिया लोगों को घरों से सैनिक सेना में भर्ती होने के लिए बोला जा रहा था। सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी क्योंकि जितना पैसा था वो सब रक्षा के मसलों में लगाया जा रहा था, रक्षा के मसौदों में लगाया जा रहा था, सेना के ऊपर खर्च किया जा रहा था। तो तेजी से महंगाई में वृद्धि हुई और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो हमारे देश को एक बहुत बुरे दौर में लेकर गया था। 1914 के विश्व युद्ध के बाद भारतीय लोग ये सोच रहे थे कि परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार आएगा। क्योंकि उस समय, उससे पहले तो लोग विश्व युद्ध में शामिल थे, बोला था, सोचा था कि जो है युद्ध के बाद शायद कुछ शांति हो तो परिस्थितियों में सामंजस्य हो और परिस्थितियों में सुधार हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब केवल कहने की बातें रही। अब क्या होता है कि यहाँ पर 1914 के विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। यहाँ पर कुछ भी पुराने जैसे हालात नहीं थे। जो विदेशी ताकतें थी उन्होंने पहले से ही भारत को कमजोर बना रखा था। आप जानते हैं भारत के ऊपर कई सारे देशों का वर्चस्व था, जिसमें ब्रिटेन और पोलैंड और जर्मनी, फ्रांस, ये सब देश थे शामिल। तो पहले से ही भारत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। सभी देश जो थे, विदेशी ताकतें जो थी, वो भारत को कहीं ना कहीं खोखला कर रही थी, कमजोर कर रही थी। इसी बीच क्या होता है कि 1913 से 1918 के बीच हमारे यहाँ कीमतों में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जितना भी पैसा था देश का वो सब ब्रिटिश सरकार और जो दूसरी ताकतें थी वो अपने विश्व युद्ध में झोंक रही थी। हमारे यहाँ से सोना बराबर जा रहा था, चीजें बराबर महंगी हो रही थी, लोगों में बराबर संतोष बढ़ता चला गया और
विपरीत स्थितियों के कारण लोगों के अंदर एक कट्टरवादी सोच पनपने लगी। कहीं ना कहीं शासन के खिलाफ, कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नीतियां जन्म लेने लगी थी। लोगों के समूह बनने लगे थे और लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल होने लगे थे जो सत्ता विरोधी थी। इसी में क्या होता है कि 1918 से 1919 और 1919 से 1920 के बीच भारत के कई सारे राज्यों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनाज का संकट बेहद ज्यादा हो जाता है। वहां पर स्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि ये मान के चलिए कि खाने की चीजों के लाले पड़ने लगते हैं। अब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो लोगों को केवल यही चीज एक जो है वो मजबूर करती है किसी भी आंदोलन के प्रति। फ्रांस में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था तब जब वहां फ्रांस के राजा ने बढ़ चढ़कर युद्धों में भाग लिया था और वहां पर खाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी, मतलब पाव रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि हर देश में जो गरीब तबका है वो सबसे ज्यादा होता है और गरीब तबके से ही ये चिंगारी भड़कना शुरू होती है और ये एक विस्फोटक का काम करती है। यही कहानी यहां पर हुई। जब अकाल पड़ा 2 वर्ष का लगातार, तो जो लोग थे वो भुखमरी के कगार पे आ गए थे। उन्होंने देखा कि ये ब्रिटिश सरकार ये हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि नए नए कर स्थापित कर रही है, नए नए चीजें ऐसी लगा रही है जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इससे जो था लोगों का रहना बहुत दुश्वार हो गया था, जीवन लोगों का बहुत ज्यादा दुश्वार हो गया था। अब क्या होता है कि अब यहां पर होती है गांधी जी की वापसी। गांधी जी उस समय कहां थे? गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लागू जो नीति थी, रंग भेद नीति, उसका विरोध कर रहे थे। वहां पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से ही बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करी थी और वहां पर उन्होंने जो है एक नया प्रयोग किया था क्रांति का। वो नया प्रयोग था अहिंसावादी प्रयोग, अपनी विचारधारा को सत्ता तक पहुंचाने के लिए। तो यहां पर काफी सारी चीजें बदल रही थी। लोग जो राष्ट्रवादी सोच थी, राष्ट्रवादी विचारधारा थी, देश के प्रति सोचना उन्होंने शुरू कर दिया था और जब वो देश के प्रति सोचना शुरू किए तभी वो एकता के धागे में बनते चले गए। अब क्या होता है कि यहां पर गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने देश की स्थिति देखी। जब देखा उन्होंने कि ब्रिटिश सरकार वास्तव में जो है ऐसे ऐसे कानून लेके आ रही है, ऐसी ऐसी चीजें कर रही है लोगों के ऊपर, जहां लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, तो यहां पर भी एक क्रांति की जरूरत उनको महसूस हुई। और सबसे पहले जो सोच थी अहिंसावादी क्रांति की, वो गांधी जी ने यहाँ पर लागू करी और अपने समर्थक जुटाए और उन्होंने यहाँ से जो है एक नई क्रांति का रूप विश्व को दिया। हालांकि शुरुआत तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही करी थी, लेकिन जो विख्यात रूप था उसका, जो उसका बड़ा सा स्वरूप था, वो केवल भारत को ही मिला था। अब यहां से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। सत्याग्रह में भारत में सबसे पहले एक चंपारण था, दूसरा खेड़ा था और तीसरा गुजरात था, अहमदाबाद था। चंपारण जो जिला था वो बिहार का जिला था और खेड़ा और अहमदाबाद ये दोनों जगह थी, ये गुजरात की जगह थी। चंपारण में सन 1917 में पहला प्रयोग किया गया था। दूसरा प्रयोग गांधी जी ने किया था सन 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वहां पर सूती कारखानों की मिलें बहुत ज्यादा थी और वहां पर सूती कारखानों की मिलों की जगह जो मिल मालिक थे वो विदेशी कारखानों को लगा रहे थे। इसी के विरोध में सबसे पहला भूख हड़ताल का पूरे देश में ये एक पहला आंदोलन था 1918 में अहमदाबाद का। तीसरा आंदोलन जो था वो गुजरात के ही एक खेड़ा जिले में आंदोलन हुआ था। ये कर नहीं आंदोलन था। यहाँ पर गांधी जी ने मना कर दिया था लोगों से कि वो सरकार को किसी प्रकार का कोई कर या कर के रूप में कोई भी धन या कोई भी चीज नहीं देंगे। आते हैं आगे। अब क्या हुआ कि गांधी जी कहीं ना कहीं वर्चस्व में आ रहे थे, कहीं ना कहीं फोकस में आ रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीजें करने लगे थे जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे थे। लोगों को लगने लगा था कि ये जो व्यक्ति है ये इस युग में कहीं ना कुछ परिवर्तन कर सकता है और हमारे जीवन में खुशहाली का मार्ग ला सकता है। तो इसी सोच को जो था उसी समय जो था अंग्रेजों ने भांप लिया था। अंग्रेजों ने ये देखा कि वास्तव में, और हमेशा ही वो करते आए थे, कि जो भी व्यक्ति
जिसने भी आवाज उठाई, अंग्रेजों ने उसको तुरंत वहां पर दबाना शुरू कर दिया था। अपनी ऐसी नीतियां स्थापित करनी शुरू कर दी थी जो कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पीछे की ओर धकेले और उसको जो है समाज से जुड़ने से रोकती हो। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे अब अगली घटना थी 19 मार्च सन 1919 में रॉलेट एक्ट का आना। ये सबसे बड़ी घटना थी भारत के इतिहास में, रॉलेट एक्ट का आना। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी तथ्य को जाने बिना ही अगर कोई भी व्यक्ति संदेह के घेरे में आता है तो हम उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं और उस व्यक्ति को 2 साल तक मुकदमा चलाए बिना ही जेल में कैद में रखा जा सकता था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। और उसके विरुद्ध उसके जो दोष है उसके विरुद्ध ना ही कोई अपील की जा सकती थी, ना ही कोई दलील दी जा सकती थी और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। तो ये एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए अत्याचारी एक्ट ब्रिटिश सरकार का जो था वो यहाँ पर लागू कर दिया गया था रॉलेट एक्ट के रूप में। और इसी कानून के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल, देखिए ध्यान दीजिएगा, 19 मार्च 1919 को ये एक्ट लागू हुआ था और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इसी एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल करवाई थी, पूरे देश में हड़ताल करवा दी थी। अब देखिए क्या होता है कि जो अंग्रेज थे उनका गुस्सा और ज्यादा चरम सीमा पे बढ़ जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है और वो गांधी जी के खिलाफ भी होते हैं और यहाँ के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं, एक डर उनके जहन में उत्पन्न करना चाहते हैं कि नहीं, जो ये व्यक्ति कर रहा है ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये हमको यहाँ से हटाना चाहता है, वो भी मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा और जो हम कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। इस डर को उन्हें कायम करना था और इस डर को कायम करने के लिए 13 अप्रैल को एक हादसा होता है, जलियांवाला बाग कांड, जिसमें जनरल डायर ने जो थी वो निहत्थे और गरीब लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी, मजबूर लोग थे उनके ऊपर गोलियां चला दी थी और वहां पर लगभग 1000 लोग जो थे वो मृत्यु गति को प्राप्त हो गए थे। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक विरोधाभास है। सरकारी तथ्यों में लिखा हुआ है कि 389 लोग शहीद हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने जो स्पष्टीकरण दिया था उसमें उन्होंने बोला कि लगभग 1000 लोगों से ज्यादा की भीड़ थी और 1000 लोग वहां पर जो थे वो मृत्यु गति को प्राप्त हो गए थे। खैर, ये जो दमनकारी नीति थी अंग्रेजों की, इसी नीति की वजह से देश में कहीं ना कहीं राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन अलग अलग जगह पर, अलग अलग समूहों में लोग बटे हुए थे, जहां पर जो था वहां पर वो अपना काम कर रहा था। लेकिन अब वजह बनती है केवल एक, ये कि कैसे उनको इकट्ठा किया जाए। यहाँ पर गांधी जी ने ये काम बखूबी किया, कांग्रेस की सहायता से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से गांधी जी ने सभी दलों को अलग अलग जगह से इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ दलों को वहीं पर एक्टिव रहने के लिए यहाँ से योजनाएं भेजते थे बना के कि आपको इस तरीके के कार्य करने हैं, आपको ऐसे एक्टिव रहना है। तो ये पॉलिसी जो थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी विचारधारा के थे, वो हिंसा का प्रयोग नहीं करते थे, हिंसा के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने जितने भी सत्याग्रह किए, जितने भी आंदोलन किए, यहाँ से आप देख रहे हैं कि गांधी जी के आंदोलनों की शुरुआत हो गई है और आगे तक जब तक देश आजाद नहीं होता तक हो जाता तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी अहिंसावादी विचारधारा का एक पैरेलल अस्तित्व कायम किया क्रांतिकारी विचारधारा के। लोग कहते हैं कि बिना मारे कोई कैसे समझेगा, लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने केवल नमस्कार करके अपनी विचारों को व्यक्त किया और अपने विचारों में कहीं ना कहीं एक जीत हासिल करी, लोगों के एक बड़े वर्ग को जोड़ा, जिससे वो एक नई शक्ति के रूप में उभर के सामने आए। यहां शुरू होता है अब गांधी जी का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी ने ये विदेशी जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी और जो पोलैंड सरकार थी, इनके विरुद्ध स्टार्ट किया था और ये एक साझा आंदोलन था पूरे देश में, जहां पर हम क्या करते थे, हम सरकारी नीतियों का विरोध करते थे। सबसे पहले ये किया गया था कि जो भी सरकारी पदवी, जिसको सरकार ने पदवी, उसमें पदवी दी जाती थी सर की या किसी ऑफिस में किसी बड़ी पदवी दी जाती थी, वो सारी पदवियां जो थी वो वापस कर दी गई थी और लोगों से अपील की थी कि वो सारी पदवी वापस कर दें। अगर सरकार देना भी चाहती तो उसको अस्वीकार करें।
दूसरी चीज, सरकारी नौकरी का विरोध किया गया था, सेना का विरोध किया गया था, पुलिस का विरोध किया गया था और सरकारी दफ्तरों का भी विरोध किया गया था। इतने सारे विरोधों के बाद उन्होंने लास्ट में ये बोला कि अब हम सरकारी कपड़ों का भी, मतलब जो ब्रिटिश सरकार वहां से बना के यहाँ के कपड़े बेचती है सस्ते दामों पे, उसकी होली जलाएंगे। और ये था आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत। देखिए क्या होता है, अब अंग्रेजों की नई नीति सामने आती है, फूट डालो और राज करो नीति। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि सरकार ने पहले अलग अलग प्रकार से इन आंदोलनों को दबाने की कोशिश करी। थोड़ी थोड़ी जगह पर कहीं ना कहीं विस्फोट उठे, लोग भड़के तो उनको कहीं जेलों में डाल दिया, कहीं ऐसे एक्ट ले आए कि वो दब जाएं। उसके बाद जब वो नहीं माने तो अब यहां पर एक नई नीति लागू करी उन्होंने, फूट डालो राज करो। क्योंकि पहले से ही भारत में दो बड़े समुदाय रहते हैं, हिंदू और मुसलमान। तो इन दोनों समुदायों के बीच में जो अंग्रेजी हुकूमत में विचारक थे, तो उन्होंने यही अपना विचार व्यक्त किया कि यहां पर आप तभी रह सकते हैं जब इन दोनों वर्गों को तोड़ दें, इन दोनों वर्गों को आपस में बांट दें। जब ये स्थिति उत्पन्न होने लगी तो क्या हुआ कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं इस चीज को समझा और अपने भाइयों को जोड़ने का प्रयास किया। क्या होता है देखिए, यहां पर आपको बता दें कि जो तुर्की के जो खलीफा थे, उन्होंने जो विदेशी ताकतें थी उनकी खिलाफत शुरू कर दी थी और इस आंदोलन को खिलाफत मूवमेंट का नाम दिया गया था, खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया था। वही काम यहां पर हुआ कि भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और अपने खलीफा का साथ दिया था और कहीं ना कहीं समाज में एक छाप छोड़ी थी। अब यहां पर फर्ज बनता था गांधी जी का कि वो कैसे जोड़े, तो उन्होंने यहां पर मुसलमानों को जोड़ना शुरू किया किसी ना किसी तरीके से और उसके बाद जो है उनको भी आंदोलन में शामिल किया, उनको भी एक समाज में जगह दी। क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर हम बट जाएंगे तो कभी हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि हमें एक होकर ये लड़ाई जीतनी है। फटाफट देख लेते हैं पॉइंट्स को। सन 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर दी थी, जिसके कारण रक्षा खर्च में बहुत अधिक वृद्धि हुई। जब रक्षा खर्च में बढ़ती हुई थी तभी देश जो था वो भुखमरी के कगार पे आ गया था। देखिए आगे क्या होता है, 1913 से 18 के मध्य कीमतों में दोगुनी वृद्धि हो गई थी। सेना में जबरन भर्ती से जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ था, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार की ये नीति थी कि वो जबरदस्ती गांव से लोगों को लेकर सेना में भर्ती कर रही थी और उनको युद्ध के लिए भेज रही थी। देखिए आगे क्या होता है, 1918 और 1919 में देश में पड़े अकाल के कारण खाद्य पदार्थों का गहरा संकट उत्पन्न हुआ। मतलब ये कि यहाँ पर अकाल पड़ जाता है और हमारे देश में खाद्य पदार्थों की दिक्कत, किल्लत महसूस होने लगती है। लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं होती हैं और ऊपर से ब्रिटिश सरकार अपने करों को लगातार बढ़ाती जा रही थी, तो जाहिर सी बात है गुस्सा कहीं ना कहीं तो फूटना ही निश्चित था। 1915 में गांधी जी वापस भारत आए। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकती है। मतलब कहने का यही था कि गांधी जी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दक्षिण अफ्रीका में किया था, उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ लागू करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थे और वो ये सोच रहे थे कि वास्तव में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सत्ता है वहां पे मार काट, खून, लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं निकलता। कितना भी लड़ेंगे आप, उनके पास वेपन्स हैं, उनके पास हथियार है, बहुत अच्छे हथियार थे और वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये उनको अच्छी तरीके से पता था गांधी जी को। तो लड़ाई से कोई हल नहीं निकलना, इसलिए अच्छा था उन्होंने यहाँ पे जो था वो अहिंसावादी सोच का जो सूत्रधार थे वो, और उन्होंने अहिंसावादी सोच को आगे बढ़ाया था। भारत आने के पश्चात गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसे मैंने आपको बताया चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद ये प्रमुख स्थान थे। अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन लागू किया। इसी तरीके से अहमदाबाद में मिलों के समर्थन में भूख हड़ताल करी थी और खेड़ा में उन्होंने कर नहीं आंदोलन चलाया था। अब आता है 19 मार्च 1919 का रॉलेट एक्ट। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, देखिए यहाँ पे नोट करिएगा, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। वर्ष 1919 में ही गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो यहां पर चीजें
बदलने लगी थी, आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे गांधी जी ने, सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी और इस आवाज के माध्यम से लोगों के कानों में कहीं ना कहीं घंटी बजने लगी थी कि वास्तव में हमको अब इस सत्ता के खिलाफ खड़ा होना शुरू करना पड़ेगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने आंदोलन गोलियां चलवाई थी। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। यह भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था, क्योंकि भारत के भी मुसलमान जो थे, भारत में भी ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध चल रहा था और टर्की में भी ब्रिटेन की खिलाफत की जा रही थी। इसी वजह से यहाँ के मुसलमानों ने उनका सहयोग किया और उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक यात्रा, दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा की गई और जो भारतीय लोग थे उन पर जो गांधी जी के आंदोलनों का जो प्रभाव पड़ा उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।